हेलो एवरीवन, वेलकम इन समृद्धि आईएएस। आज हम लोग बायोलॉजी के सेल क्लास में, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल के बारे में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनसे मिल करके सेल जो है वो बनता है। देखिए, पहले हम लोग एनिमल सेल के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के बारे में। हम लोग जंतु कोशिका के बारे में देखेंगे। देखिए ये होता कैसा स्ट्रक्चर। जंतु कोशिका जो होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये हो गई जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के सबसे ऊपर जो आवरण होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो होगा इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली होगी। अब इस कोशिका के अंदर क्या होता है? एक मैट्रिक्स पाया जाता है, लिक्विड पार्ट पाया जाता है। लिक्विड पाया जाता है जिसके अंदर जो है सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इस लिक्विड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके सेंटर में होता है एक स्ट्रक्चर। सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी केंद्रक। न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। और फिर यहाँ पे न्यूक्लियस से ज्वाइन किए हुए, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा स्ट्रक्चर, एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा, यानी नेटवर्क की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम यानी ईआर। ठीक है, इसको ईआर कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका इसको कहा जाता है। उसके बाद इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम पे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जो है इस पे चिपके होते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम पे ज्वाइन किए होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं राइबोसोम कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद इसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और साथ ही एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हिंदी में कहा जाता है तारक काय। ठीक है, सेंट्रियोल कहा जाता है, तारक काय कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, हिंदी में बोलते हैं इसको गोल्गी कार। ठीक है, ये सेल के अंदर के जो है सेल ऑर्गन्स हैं। और फिर यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बैग की तरह होता है और इसको कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, और यहीं पे एक और स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जिसमें डीएनए भी मौजूद होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। सेल जो कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका के सबसे बाहरी एक आवरण होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इस कोशिका झिल्ली के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, एक लिक्विड होता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इस कोशिका के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसको कोशिका का केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक के अंदर एक और छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको सेंट्रियोल यानी केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रिका से ज्वाइन एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाल की तरह जो फैला हुआ होता है सेल के अंदर, उसको इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम कहते हैं, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं।
एक और उसके अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लाइसोसोम कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर डीएनए रहता है, डीएनए जो है वो सेंटर यानी न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है। और साथ ही अदर देन न्यूक्लियस, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अलावे डीएनए जो है सेल के अंदर कहाँ होता है, तो डीएनए जो है न्यूक्लियस में रहता है और न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो भी सेल के अंदर सेल साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहता है। और इसके साथ ही इस जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम है इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पदार्थ जो है वो चिपके होते हैं जिसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर जो हुआ वो एनिमल सेल का हुआ। एनिमल सेल का जो सेल होता है यानी जंतु की जो कोशिका होती है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होती है। अब हम देखेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में हम आपको वही स्ट्रक्चर दिखाएंगे जो जंतु सेल में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, जो इसमें उपस्थित होता है। यानी दोनों में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखिए ये हुआ जंतु कोशिका। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्लांट कोशिका के बारे में। देखिए ये हो गया आपका प्लांट सेल। प्लांट सेल में जैसे यहाँ पे एक बाहरी आवरण था जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसे दो आवरण होते हैं, ठीक है, ऐसे दो आवरण आपको दिखाई देते हैं ऐसे, ठीक है। तो प्लांट सेल में दो आवरण, लेकिन इसके ऊपर बाहर एक आवरण जो उसको प्रोटेक्ट करता है। और प्लांट सेल के सबसे ऊपर ये वाला जो आवरण है जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है इसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, चार ऑप्शंस दे देंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन जो है वो प्लांट सेल को जंतु सेल से अलग करता है। तो ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जंतु सेल में नहीं होती है लेकिन प्लांट सेल में आपको मौजूद मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है यानी ये वाली जो है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। यह हो गया कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह हो गया सेल वॉल। अब इसके अंदर सेल वॉल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया, ये जो स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर भी पाया जाएगा न्यूक्लियस। इसके साथ ही इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको प्लास्टिड्स कहा जाता है, ठीक है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स को हम लोग हिंदी में लवक कहते हैं, ठीक है। ये लवक जो है केवल कहां पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। लवक जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। यह जंतु सेल के अंदर आपको नहीं दिखाई देता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल देख लिया आपने, सेल मेम्ब्रेन देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, प्लास्टिक देख लिया। इसके अंदर एक चीज और पाया जाता है जिसको कहा जाता है वैक्यूल, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है वैक्यूल। और जो वैक्यूल पाया जाता है, ये वैक्यूल पाया जाता है वो एक ही पाया जाता है लेकिन बड़ा रिक्तिका होता है। इसको हिंदी में रिक्तिका कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? वैक्यूल यानी रिक्तिका, ठीक है। प्लांट सेल में एक ही रिक्तिका पाया जाता है लेकिन वो बड़ा रिक्तिका होता है। लेकिन इसके अंदर जंतु सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, छोटा छोटा रिक्तिका पाया जाता है लेकिन ये बहुत सारी पाई जाती है, ठीक है। वैक्यूल यानी रिक्तिका, रिक्तिका। यही दोनों में डिफरेंसेस होता है। क्या डिफरेंसेस होता है? न्यूक्लियस तो दोनों में होता है, प्लास्टिड्स प्लांट सेल के अंदर होता है, जंतु सेल के अंदर नहीं होता है। कोशिका भित्ति प्लांट सेल के अंदर होता है, जंतु सेल के अंदर नहीं होता है। प्लास्टिड्स जंतु सेल के अंदर नहीं होता है और प्लांट सेल के अंदर होता है। ये जो है दोनों में डिफरेंसेस है। देखिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। यानी प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है उनमें क्या डिफरेंसेस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, यानी कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं मौजूद होती है। और यहाँ पे एनिमल सेल में लिखा हुआ है सेल वॉल ऑब्सेंट, यानी इसमें सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर अनुपस्थित होता है और प्लांट सेल के अंदर उपस्थित होता है। दूसरा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होता है इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड मौजूद होता है लेकिन आपको एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं दिखाई देगा। तो देख रहे हैं प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जबकि इसमें प्लास्टिड जो है ऑब्सेंट होता है। सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल यानी जो ये तारक काय है, सेंट्रियोल जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है इसमें नहीं दिखाई देता, यानी प्लांट सेल में ऑब्सेंट है। तो सेंट्रियोल ऑब्सेंट है और सेंट्रियोल इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर क्या है आपको प्रेजेंट है यानी उपस्थित देखने को मिलेगा।
बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल यानी रिक्तिका। तो रिक्तिका जो है वो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, तो एक ही प्लांट सेल के अंदर एक ही रिक्तिका पाई जाती है और वो बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि इसके अंदर जो है एनिमल सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। आप पेन और पेपर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में जो जो डिफरेंसेस है यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। कि क्या जो है कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है और प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती है। ये दोनों आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में, सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? तो साइटोप्लाज्म के अंदर यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें उपस्थित सारी रचनाएं, यानी ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स के मिलने से ही क्या बनता है? सेल बनता है। तो सेल ऑर्गेनल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। एक और चीज होता है, आपको मैं बता दूं, जीव द्रव्य, ठीक है। एक चीज होता है जीव द्रव्य, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म जो है यानी ये साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी एक मैट्रिक्स पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक के अंदर का वो क्या होता है? द्रव्य होता है। तो साइट जीव द्रव्य क्या कहलाता है? तो जीव द्रव्य इक्वल टू हो जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, सेंटर का मैट्रिक्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। और जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने खोजा? क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने खोजा? तो जीव द्रव्य को सबसे पहले डुजार्डिन ने खोजा। डुजार्डिन, डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को खोजा, प्रोटोप्लाज्म को खोजा। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को खोजा, प्रोटोप्लाज्म को खोजा। और डुजार्डिन ने इसका नाम जो है प्रोटोप्लाज्म नहीं रखा था, डुजार्डिन ने जीव द्रव्य का नाम सारकोड रखा था, सारकोड, सारकोड। लेकिन इसके बाद डुजार्डिन के बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है पुरकुंजे, ठीक है। पुरकुंजे, पुरकुंजे ने इसका नाम, पुरकुंजे ने इसका नाम जो है जीव द्रव्य रखा। पुरकुंजे ने इसका नाम क्या रखा? जीव द्रव्य रखा, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को खोजा किसने? खोजा डुजार्डिन ने, और डुजार्डिन ने इसका नाम सारकोड रखा था। उसके बाद पुरकुंजे आए और पुरकुंजे ने इसका नाम जो है वो जीव द्रव्य रखा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। एक एक करके इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या है? तो सेल के सबसे ऊपर, यानी सेल का सबसे ऊपरी पार्ट जो सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है? घेर करके रखता है, उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये कोशिका झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? तो कोशिका जो झिल्ली है ये किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। क्या लिखेंगे? इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड यानी फैट, ठीक है। यानी कोशिका झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? तो यह वसा और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन यानी वसा और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। इसको लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। किससे बनी होती है? तो ऑप्शन में आपका प्रोटीन और लिपिड होगा या फिर लाइपोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, यानी प्रोटीन और लिपिड को एक साथ लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। लाइपोप्रोटीन
प्रोटीन। यानी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, या फिर लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, या फिर इसको एक चीज और बोल सकते हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जो होती है वो या तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, या फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, या लिपिड और वसा मतलब प्रोटीन और वसा से मिलकर के बनी होती है। इसको याद रखना है। ये होती कैसी है? तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमेबल होती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। ये कैसी संरचना होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। सेमी परमेबल होती है, ठीक है। इट इज सेमी परमेबल, इट इज सेमी परमेबल, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी इसको लिख सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हुआ कि ऐसी रचना, जैसे ये एक झिल्ली हो गया, ये एक झिल्ली हो गया, तो यहां से कोई भी चीज अगर आती है, ठीक है, तो ये इससे करके क्या करती है? इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है पारगम्य हो गई, और इसको सिलेक्टिव पारगम्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? चयनात्मक झिल्ली, ठीक है। ये क्या होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है वो सेमी परमेबल होती है, यानी चयनात्मक झिल्ली होती है। चयनात्मक झिल्ली का मतलब क्या हुआ कि यह उसी चीज को अंदर जाने देती है जिसकी इसको जरूरत होती है, यानी ये सिलेक्ट करती है कि किसकी अंदर जरूरत है उसी को अंदर जाने देती है। इसीलिए इसको क्या कहता है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यानी सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, यानी इसको लाइपोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, फॉस्फोलिपिड भी बोल सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ये कैसा होता है? तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यानी चयनात्मक झिल्ली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे कि यह एक लिविंग, ठीक है, ये जो है ये मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? लिविंग मेम्ब्रेन होती है। लिविंग मतलब क्या होता है कि जीवित कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। ये क्या होती है? इट इज लिविंग मेम्ब्रेन। इट इज लिविंग मेम्ब्रेन, यानी यह जीवित ठीक है। इट इज लिविंग मेम्ब्रेन, यह जो है जीवित कोशिका झिल्ली होती है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप जान गए। अब हम आगे चर्चा करते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है। इसको मिटाते हैं और यहां देखते हैं सेल वॉल को। देखिए सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में। तो इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो है इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, यानी यह पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। सेल वॉल जो है कहां पाई जाती है? तो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन इससे पूछता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से, ठीक है। यानी इट इज
मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी यह सेलुलोज से बनी होती है। और यह जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक है, यानी जो सेलुलोज है, सेलुलोज से मिलकर के कोशिका भित्ति बनी होती है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनती है। और सेलुलोज जो होता है वो किससे बनता है? वो सेलुलोज जो है ग्लूकोज के मिलने से बनता है। यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मोलेक्युल जब मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? सेलुलोज बनता है। और सेलुलोज से क्या मिलता है? तो सेल वॉल मिलता है। वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या होता है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, किसका बहुलक होता है? तो सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। उसके बाद तो आपने देख लिया कि प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? तो ग्लूकोज का बना होता है। लेकिन अगर पूछेगा क्वेश्चन कि फंगी का सेल वॉल किसका बना होता है, तो आप क्या देखेंगे? सेल वॉल ऑफ फंगी, यानी कवक। यही पे लिख देता हूं कवक। सेल वॉल ऑफ फंगी यानी कवक का, सेल वॉल ऑफ फंगी यानी कवक का जो सेल कोशिका भित्ति होती है वो किसके बनी होती है? तो मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, यह काइटिन की बनी होती है, यानी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्लांट सेल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्लांट सेल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और फंगी की सेल वॉल फंगी का सेल वॉल किसका बना होता है? तो वो जो है वो काइटिन का बना होता है। अगर पूछे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, यानी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, यानी बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? तो पेप्टिडोग्लाइकन का। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, यानी ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, अब आपने क्या देखा? प्लांट सेल की कोशिका किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इस फैक्ट्स को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखिएगा सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया है। सेल ऑर्गेनल्स को कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग क्या होता है? तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में उपस्थित जितनी भी रचनाएं हैं इन सभी को क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, यानी सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है इसमें जितने भी ये सब है वो सब क्या है? सेल ऑर्गेनल। यानी सेल ऑर्गेनल से मिलकर के ही कोशिका बनी होती है, यानी कोशिकांग से मिलकर ही कोशिका बनी होती है। तो दोज स्ट्रक्चर यानी वे सभी रचनाएं विच आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, दैट्स कॉल्ड, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग कहा जाता है। यानी वे सभी रचनाएं जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होती है वो क्या कहलाती है? सेल ऑर्गेनल्स कहलाती है, कोशिकांग कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, बात करते हैं किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे भी क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहला फैक्ट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल और फर्नास ऑफ द सेल, या फिर इसको और फर्नास ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या फर्नास ऑफ द सेल या कोशिका का चूल्हा कहा जाता है। अब देखिए आखिर में क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल? क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो इसके अंदर ही संपन्न होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेल का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि रेस्पिरेशन जब होता है तो ही जाकर के बॉडी के अंदर क्या होता है? ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब आप भोज्य पदार्थ लेते हैं ऊर्जा के लिए बॉडी के अंदर, तो उसका क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो भोज्य पदार्थ को क्या करता है? जलाता है, उसका कंबस्टन करता है, उसका दहन करता है, और दहन के फलस्वरूप ही भोजन पदार्थ जो है वो टूटते हैं, और जब उसका ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, उसका दहन होता है, तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और यह क्रिया जो है रेस्पिरेशन कहलाती है। और यह पूरा रेस्पिरेशन क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है या फिर सेल का चूल्हा है। क्यों? क्योंकि वहीं पे रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, यानी वहीं पे भोज्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, दहन होता है। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट contains DNA and राइबोसोम्स। ठीक है, इट contains DNA and राइबोसोम्स, यानी केंद्रक के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम्स भी रहते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए और राइबोसोम्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि वेयर इज डीएनए फाउंड अदर देन न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के अलावे डीएनए जो है वो कहां पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक के अलावा अगर कहीं पाया जाता है तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, योर आंसर शुड बी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी आपका उत्तर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। क्योंकि केंद्रक के अलावा डीएनए जो है वो कहां रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। और प्लांट सेल के अंदर यह जो है प्लास्टिड होते हैं उसके अंदर ही पाया जाता है। यानी प्लास्टिड जो है पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, तो उस प्लास्टिड में भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और मैक्सिमम नंबर में डीएनए जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? तो वो पाया जाता है केंद्रक के अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। देखिए प्लास्टिड्स जो है, इसको कहा जाता है लवक। ये प्लास्टिड जो है इट इज फाउंड इन प्लांट सेल, यह प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड जो है फाउंड इन प्लांट सेल, यानी यह पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड कहां पाया जाता है? तो प्लास्टिड जो है वो
पादप कोशिका में पाया जाता है और इसके अंदर भी डीएनए और राइबोसोम्स रहते हैं, यानी इट कंटेन्स राइबोसोम, यानी इसमें डीएनए और राइबोसोम मौजूद होता है। ठीक है, प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो डीएनए और राइबोसोम से पाया जाता है। यानी न्यूक्लियस के अलग में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। तो प्लास्टिड कहाँ होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ देखने को मिला आपको? कहाँ पे? एनिमल सेल के अंदर। और यह 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड जो है वो 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो इट इज ऑफ 3। ठीक है, प्लास्टिड इट इज ऑफ 3 टाइप। ठीक है, इट इज ऑफ 3 टाइप, यानी प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? रंगीन होता है। ये क्या होता है? कलर्ड होता है, यानी रंगीन होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन होता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस यानी रंगहीन होता है। ठीक है, यानी प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे? देखेंगे कि प्लास्टिड जो 3 तरह के हो गए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ये ल्यूकोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, और वो पिगमेंट क्या कहलाता है? वो पिगमेंट कहलाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, जो कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और इसी के कारण जो है ये क्या होता है? हरे रंग का होता है। तो पूछा जाएगा कि क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और इसी के कारण इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, और इसको क्रोमोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ सेल। अगर पूछा जाए कि प्लांट के अंदर किचन ऑफ सेल किसको कहा जाता है, यानी कोशिका का रसोई किसको कहा जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर हरी तरह उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है और उसी के वजह से वो पौधों के लिए क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? किचन ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का रसोई कहा जाता है। अगला है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड होता है यानी रंगीन पार्ट होता है। और अगर पूछा जाए कि पौधों के अंदर जो रंग आते हैं, जैसे फूल आता है, फल आता है, तो फूल और फल जो है वो डिफरेंट कलर के होते हैं। पौधों के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर के फूल निकलते हैं, डिफरेंट टाइप क्या होते हैं? फल निकलते हैं। तो उन फलों का जो कलर होता है वो कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? जो पौधों के अंदर कलर देता है, पौधों को क्या करता है? कलर प्रदान करता है। इन्हीं की वजह से पौधों के अंदर क्या होता है? आप तरह तरह के पौधे के अंदर तरह तरह के फूल के रंग और तरह तरह के फल के रंग देखते हैं। तो इनको रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। अब रही बात ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? तो ये भोजन को स्टोर करने का काम करता है, स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, यानी पौधों के अंदर भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है? तो पौधों के अंदर भोजन को स्टोर करने का काम जो है वो ल्यूकोप्लास्ट करता है। तो प्लास्टिड के 3 स्ट्रक्चर आपने देखे, कौन कौन से देखे? तो प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर होता है।
जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कलर उसका कैसा होता है, तो उसका कलर ग्रीन होता है, और ग्रीन कलर होने की वजह से वो पौधों के लिए क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है, ठीक है। और इसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, तो किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो क्रोमोप्लास्ट भी एक लवक है, ठीक है। चूंकि ये प्लास्टिक भी लवक है तो ये तीनों उसके क्या है, प्रकार है, तो ये भी लवक है। तो क्रोमोप्लास्ट वो लवक होता है जो रंगीन होता है, वो कलर्ड होता है, और पौधों को क्या करता है, पौधों के अंदर जो फूल और फल लगते हैं उसको ये क्या देता है, कलर प्रदान करता है, रंग देता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलर लेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, यानी वो अवर्णीय लवक होता है। हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं रंगहीन या फिर अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक होता है। इस लवक के अंदर कोई कलर नहीं होता है, अवर्णीय लवक होता है, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन होता है, आपने जान लिया। अवर्णीय लवक होता है, ये क्या काम करता है, तो स्टोर ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो पौधों के लिए क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है। तो ये हो गई प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक के तीन पार्ट, तीनों पार्ट आपने देख लिए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार ओवरव्यू में कर देता हूं क्लास का स्टार्टिंग से ओवरव्यू। आज हमने क्या देखा, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हमने डिफरेंसेस देखे, जिसमें हमने देखा कि प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये और जब एनिमल किंगडम के जो सेल होते हैं उसके अंदर क्या जाता है। तो एनिमल सेल के बारे में देखे कि सेल के ऊपर सबसे पहले एक आवरण होता है जिसको क्या कहा जाता है, तो उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के अंदर लिक्विड पार्ट होता है, यानी लिक्विड एक भरा होता है मैट्रिक्स, जिसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उस साइटोप्लाज्म के सेंटर में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसको क्या कहा जाता है, तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। उस केंद्रक के अंदर एक और संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है, यानी केंद्रिका कहा जाता है। अब उससे ज्वाइन किए हुए एक जालनुमा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, तो उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम कहा जाता है, यानी अंदर प्रतिबिंब जालिका कहा जाता है। और इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम के साथ कुछ पार्टिकल जो है वो चिपके होते हैं जिसको कहा जाता है राइबोसोम, उसको राइबोसोम्स कहा जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। और इसके अलावा मैक्सिमम नंबर में डीएनए जो है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लाइसोसोम कहा जाता है, और लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, तो देखिए ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम, इसी को कहा जाता है। आगे के क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो रेस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स बच गए हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक, जिसको क्या कहा जाता है, गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी कायल, उसको कहा जाता है। उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल होता है। तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो एक ही पाया जाता है, और सेल इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी रचनाएं बनती है, जिसको क्या कहा जाता है, तो उन छोटी छोटी रचनाओं को कहा जाता है वैक्यूल, जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी मैक्सिमम नंबर में वैक्यूल पाए जाते हैं एनिमल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, और एक ही बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, वो कहां पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। ये सारी संरचनाएं होती हैं। उसके बाद देखा आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। वो किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बनकर बना होता है, यानी प्रोटीन और वसा का बना होता है, या फिर उसको लाइपोप्रोटीन बोला जाता है, या फिर उसको क्या कहता है, फास्फोलिपिड बोला जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो सेमी परमिएबल होता है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उसको चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, वो सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, कोशिका प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति प्लांट के अंदर किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज जो है ग्लूकोज का पॉलीमर, ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेल वॉल ऑफ फंगी यानी कवक का सेल वॉल किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि शोषण की क्रिया वहीं पे होती है, और जहां पे शोषण की क्रिया होती है वहीं पे एनर्जी जो है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए सेल का पावर हाउस किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। यहाँ पे रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन की क्रिया जो होती है वहीं पे संपन्न होती है, इसलिए इट कंटेन्स डीएनए और राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स भी मौजूद होता है, ठीक है। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर इज डीएनए फाउंड अदर देन न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा ये कहां पाया जाता है डीएनए,
तो योर आंसर शुड बी, आपका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और साथ ही प्लास्टिड के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्लास्टिड के बारे में देखा आपने, प्लास्टिड क्या होता है, तो प्लास्टिड इज फाउंड इन प्लांट सेल या प्लांट सेल में पाया जाता है। इट कंटेन्स डीएनए और राइबोसोम्स, इसमें भी डीएनए और राइबोसोम्स होता है। यह 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो हरे रंग का होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन होता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अवर्णनीलक होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रंग हरा होता है, इसमें हरित लवक के रूप में क्लोरोफिल मौजूद होता है और इसी के कारण यह भोजन बनाता है, इसलिए किचन ऑफ सेल कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट होता है पौधों के अंदर फूल और पत्तियों को रंग प्रदान करता है, ये क्रोमोप्लास्ट होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों के अंदर फूल और पत्तियों को रंग कौन देता है, तो क्रोमोप्लास्ट देता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अब हम लोग तो आज की क्लास यही समाप्त किया जाता है, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।